नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम ये समझने वाले हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे रीड किया जाता है, साथ ही उसे कैसे इंटरप्रेट यानी उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो देखिए, इस वीडियो में भी मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहूँगा कि बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एक्सपर्ट इन रीडिंग एंड एनालाइजिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। दैट्स फॉर श्योर। डजंट मैटर फिर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हो नहीं हो, आपको ये आ जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। एंड अगेन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ बिफोर स्टार्टिंग। देखिए, इंडिया में हो, दुनिया भर में हो, एक दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स काफ़ी ओवर हाइप्ड हैं, जिसमें से एक बैलेंस शीट है। जैसे कि आपने भी किसी मूवी में या फिर वेब सीरीज में डायलॉग सुना होगा, एक कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ज़बरदस्त है, ये है वो है। लेकिन आपने कभी भी किसी को कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करते हुए नहीं देखा होगा। दिस इज़ वेरी रेयरली यूज्ड। बट आपको वहीं पर बता दूं कि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस आप इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो, रेवेन्यू आप मैनिपुलेट कर सकते हो, प्रॉफिट कर सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू कैश फ्लो वेरी टफ टू मैनिपुलेट। तो असली स्टोरी यहाँ पर होती है और इसे रीड करना थोड़ा टफ है। लेकिन जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है, ये आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एक्सपर्ट इन दिस। सो मिस्टर वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। उनका एक फेमस कोट है कि अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करना और उसे इंटरप्रेट करना यानी एनालाइज करना नहीं आता है, तो आपको स्टॉक मार्केट में आना ही नहीं चाहिए। तो चाहे आप अपनी स्टडीज़ के लिए कर रहे हो या फिर स्टॉक मार्केट में आने के लिए, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसमें मेनली 3 सेक्शंस आते हैं, ठीक है। 3 सेक्शंस में पहला सेक्शन है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब कि ऑपरेशन से कितना पैसा आया या फिर गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलती है, ठीक है। ऑपरेशन मतलब जो भी बिजनेस कंपनी कर रही है। जैसे कंपनी का टू व्हीलर का बिजनेस है तो उसके ऑपरेशन रिलेटेड जो भी कैश फ्लो से पैसा आया गया, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है। सेकेंड सेक्शन जो है वो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज माने अब कंपनी, ज़रूरी है कि बाहर कंपनीज में ही पैसा इन्वेस्ट करे। बाहर कंपनी या बाहर कहीं पर भी कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती है तो वो तो आपको यहाँ पर दिखेगा ही। साथ ही कंपनी अगर अपने खुद के बिजनेस में भी पैसा इन्वेस्ट करती है तो वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये एक ऐसा सेक्शन है जो आपको फ्री कैश फ्लो निकालने में मदद करता है, जो जनरली डीसीएफ दैट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो जैसी वैल्यूएशन मेथड में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको भी हम समझेंगे। और फिर आपका लास्ट में तीसरा सेक्शन आता है सबसे आखिर में, जिसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब हर एक चीज़ का मतलब यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा कुछ टफ है। हर एक चीज़ का मतलब आप नाम से समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ मतलब बिजनेस में लोन चाहिए तो कंपनी ने अगर लोन लिया है तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा, या लोन चुकाया है तो वो भी आपको फाइनेंस रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है, धंधा चलाने के लिए फाइनेंसिंग तो ज़रूरी है। तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या हो रही है, यानी ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाती है। ऑपरेशन में क्या हो रहा है, कंपनी कितना इन्वेस्ट कर रही है अपने धंधे में या फिर बाकी कई जगह पर। और मतलब सिंपल सी बात करें तो कंपनी ऑपरेशन से कितना पैसा कमा रही है, उस पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है, और उसके बाद अपने बिजनेस को किस तरह से फाइनेंस कर रही है। एक फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की पूरी तरह से यहाँ पर आपको पता चल जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जनरली कि व्हेन इट कम्स टू स्क्रीनर, अगर मैं स्क्रीनर पर किसी भी कंपनी का नाम डालूँ, फॉर एग्जांपल किस कंपनी का नाम डालूँ, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम डाल देता हूँ। सबसे बड़ी कंपनी है फिलहाल इंडिया की एट द डे ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट, कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, 17 लाख करोड़ का है, और यहाँ पर मैं कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट पर जाता हूँ तो यहाँ पर 3 सेक्शंस यहाँ पर आपको क्लियरली दिख जाते हैं, ठीक है। ये फ्री कैश फ्लो और CFO टू OP, ये दो मतलब बाहर की चीज़ें हैं। सो दिस इज़ योर मेन कैश फ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें आप प्लस पर क्लिक करोगे तो इसमें जो बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इस चीज़ के वो आपको दिखेंगे। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या हो रहा है ये थोड़ा क्लिक करोगे तो ऐसे ऊपर ऊपर का एक ओवरव्यू आपको मिल जाता है। इसके अगर आपको डिटेल में देखना है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2026 में मैं चला जाता हूँ। मुझे क्या करना है, इंडेक्स पर जाना है, इसका एक इंडेक्स आएगा। सो जैसे रिलायंस में जनरली हम जब भी कंपनी एनालाइज करते हैं तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं। तो इसमें पहली आती है बैलेंस शीट, फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और फिर आता है कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट। दिस इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप देखेंगे ए मतलब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पहला सेक्शन हमारा। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ दूसरा सेक्शन हमारा, और तीसरा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म। अब यहाँ पर व्हेन इट कम्स टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगर आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीखनी है कि एग्जैक्टली ये क्या होता है, तो उसके लिए आपको नेट प्रॉफिट पर जाना पड़ेगा।
नेट प्रॉफिट पर जाना पड़ेगा तो उसके लिए आपको शॉर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समझना पड़ेगा। तो हमारी इस सीरीज में हमने बैलेंस शीट तो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग के कमेंट आए थे कैश फ्लो स्टेटमेंट को कवर करने के लिए, तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तो जो भी वीडियो बन रहा है आपकी कमेंट्स की वजह से ही है। अगर आपने बैलेंस शीट का वीडियो मिस किया है बाय एनी चांस, तो आप यूट्यूब पर बैलेंस शीट फिनोवेशंस डाल सकते हो, या फिर सिंपली डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मैं डाल दूंगा। तो अभी यहाँ पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब हमें समझनी है तो उसमें सबसे पहली टर्म यूज की जाती है नेट प्रॉफिट। क्यों बताता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले तो जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हमारे कई सारे कोहॉर्ट्स चलते हैं, तो उसमें से एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कोहॉर्ट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्विकली बता दूं कि इसकी नेक्स्ट बैच हमारी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, और ये हमारा सबसे मोस्ट लव्ड कोहॉर्ट है। कारण ये है कि यहाँ पर ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। जैसे हमारा जो वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट है वो थोड़ा एडवांस लेवल का है, जो वैल्यूएशन में आपको एक्सपर्ट बनाता है। फाइनेंशियल मॉडलिंग थोड़ा करियर साइड में जाता है। ये वाला जो है दिस इज लाइक यहाँ पर सारी चीजें कवर हो जाती है। और हाँ, इस कोहॉर्ट की सबसे खास बात कि इस कोहॉर्ट में बिगिनर्स भी एनरोल कर सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो, मार्केट के बारे में भी आपको ज्यादा नहीं पता है, डोंट वरी, यहाँ पर सब कवर होगा। फिर फंडामेंटल एनालिसिस हो, कंपनी का एकदम एक्सट्रीमली डिटेल्ड एनालिसिस हो, सारी चीजें, फॉरेंसिक एनालिसिस हो, सारी चीजें यहाँ पर कवर हो जाती है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जो खुद मार्केट में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, साथ ही किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते कि मैं किसी की टिप पर या किसी और पर निर्भर रहूं, मैं खुद ही अपने डिसीजन ले पाऊं और सीधा ये डिसाइड कर पाऊं कि कौन सा स्टॉक मुझे बाय करना है या कौन सा सेल करना है, फाइनल डिसीजन, बीच में नहीं। इन्फॉर्मेशन वगैरह तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, फाइनल डिसीजन। तो दिस पर्टिकुलर कोहॉर्ट इज फॉर यू, क्योंकि इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट सीधा आपको रेडी करता है एक रिसर्च रिपोर्ट बनाने के लिए। यहाँ पर आप सीधा किसी भी कंपनी का नाम ले लो, आप सीधा उसकी इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट बना पाओगे। यानी उसका प्रोडक्ट एनालिसिस, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डीप एनालिसिस, उसका फॉरेंसिक, उसमें क्या गड़बड़ है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें आप पता कर सकते हो और उसके बाद डिसाइड कर सकते हो कि स्टॉक को आपको लेना है या फिर नहीं लेना है। तो उस लेवल की एक्सपर्टीज आपको ये कोहॉर्ट देता है। तो अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो जस्ट बता दूं कि इसकी नेक्स्ट बैच जल्दी स्टार्ट होने वाली है। बहुत जल्दी फिलअप हो जाता है क्योंकि डिमांड इसकी काफी ज्यादा है, और क्योंकि लिमिटेड बैच हमारी रहती है हर कोहॉर्ट में, जो 2 महीने का रहता है, और उसमें काफी कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी आपको मिलते हैं। तो इस चीज का जरूर आप फायदा उठाइए। इस कोहॉर्ट के एनरोलमेंट फॉर्म की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जिस पर आपको हमारी प्री लॉन्च ऑफर का स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इस ऑफर का जरूर जरूर पूरा फायदा उठाइए। और अभी क्योंकि इसकी प्री लॉन्च ऑफर चल रही है, तो यहाँ पर इस कोहॉर्ट को लेने के बाद आपको फंडामेंटल एनालिसिस 2.0 इसके साथ बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। तो दिस इज द काइंड ऑफ ऑफर विथ लाइफ टाइम एक्सेस। ये सारी चीजें, और मेरी सिखाने की टेक्निक तो आपको पता ही है कि हम यहाँ पर थियोरटिकल चीजों पर बातें नहीं करते, इट्स 100% प्रैक्टिकल, और जो यूजर फीडबैक है उस पर भी हम काम करते हैं। लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इसमें प्लीज थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट भी बताइए, तो हमने इस कोहॉर्ट में अभी बहुत सारी एडिशनल की है। जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट की केस स्टडीज तो यहाँ पर है ही, मतलब इंडियन स्टॉक्स को तो आप ढूंढ पाओगे ही, लेकिन यहाँ पर जो अमेरिकन स्टॉक्स है, और नॉट जस्ट अमेरिकन, फिर उसमें कुछ कोरियन है, ताइवान है, क्योंकि कोरियन और ताइवानीज मार्केट काफी क्रेजी परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ सालों से। तो जो और इमर्जिंग मार्केट्स है उनकी भी केस स्टडीज हमने की है, ताकि आप इंटरनेशनल मार्केट के लिए रेडी बन जाओ। उनके कुछ अलग टूल्स होते हैं, उनका तरीका थोड़ा अलग होता है एनालिसिस का वहां पर। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट कोहॉर्ट ये, तो इसका आप जरूर फायदा उठाइए। इस कोहॉर्ट के एनरोलमेंट फॉर्म की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सी यू देयर। चलिए अभी इस अनाउंसमेंट की बात बढ़ते हैं वीडियो में आगे। एक क्विकली आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर बता देता हूँ ताकि सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाए। सो दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एकदम सिंपल है, इसका जो फॉर्मेट है, बाकी चीजें हैं एकदम सिंपल है। अगर आप में से कुछ लोगों को पता भी है तो डोंट वरी, मैं एक अच्छे से रिवीजन आपकी करवा दूंगा यहाँ पर भी। सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सबसे ऊपर होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू माने आपका कितना टर्नओवर है, कितना सेल आपने किया है, जो भी बिजनेस है आपका। कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है तो कितने रुपए की सॉफ्टवेयर सर्विसेज आपने प्रोवाइड किए, जो भी। कोई ट्रैक्टर कंपनी, कितने रुपए के ट्रैक्टर आपने बेचे, वॉट एवर। सो रिवेन्यू हो गया कि आपने माल बेच के या सर्विस प्रोवाइड करके आपको टोटल कितना पैसा आया, दैट इज योर रेवेन्यू। उसमें से कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर हम माइनस करेंगे, अब कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, सैलरीज आ गई एम्प्लॉयज़ की, रॉ मटेरियल आ गया, बिजनेस को चलाने में जो भी फंक्शनलिटीज आ गई वो सारी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में आ जाती है। तो वो सारी माइनस कर दी आपने कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद आपको मिलता है आपका एबिडा। ये बहुत सारी टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूज़ किया जाता है, जबकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो एबिडा पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, उसके और भी नीचे वो जाते हैं नेट प्रॉफिट तक। कई बार एबिडा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कई सारे कंपनीज में, लेकिन जाने माने इन्वेस्टर चार्ली मंगर कहते थे कि एबिडा, जब भी आप एबिडा पढ़ो तो आप बुलशिट अर्निंग पढ़ लो। तो इस तरह की वो बातें करते थे। उनका ये था कि इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, क्यों वो भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिर आपको मिलता है एबिडा। एबिडा में से आप
अब ये एबिटा का फुल फॉर्म क्या है? अर्निंग्स। अर्निंग्स माने प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, मैं फटाफट आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारा मेन फोकस आज कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो एबिटा में से एक एक चीज़ आप माइनस करो, फिर आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, सो एबिटा में से डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हमने माइनस किया, उसके बाद डी एंड ए चला गया, तो हमें क्या बचेगा? ईबिट मिलेगा। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कि जनरली जैसे हमने ये बोर्ड खरीदा, सो इसकी कॉस्ट थी अराउंड 2.5 लाख रुपीज़। सो 2.5 लाख रुपीज़ हमने खरीदी तो एक साथ, पैसे तो तुरंत पे किए 2.5 लाख रुपए, बट ये बोर्ड हम यूज़ करने वाले हैं 5 साल। तो अकाउंटिंग में ये सजेस्ट करती है कि आप ये जो 2.5 लाख है, ये एक ही साल मत दिखाओ इसका पूरा एक्सपेंस, एक ही साल आपको नहीं दिखाना है। ये कितने साल आप यूज़ करोगे? 5 साल। सो अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करूँ तो 2.5 लाख को मैं 5 साल से 5 से डिवाइड करता हूँ, मेरा आंसर आता है 50,000। यानी मैं हर साल डिप्रिसिएशन दिखाऊंगा 50,000 का, यानी जितने साल में यूज़ करूंगा उतने साल में उसका एक्सपेंस दिखाऊंगा, रादर देन मैं एक साथ उसको दिखा दूँ। तो उसी को डिप्रिसिएशन कहते हैं। अमोर्टाइजेशन जो होता है, तो डिप्रिसिएशन होता है टेंजिबल एसेट्स का। टेंजिबल मतलब जिन्हें आप छू सकते हो, देख सकते हो। अमोर्टाइजेशन मतलब कंसेप्ट डिप्रिसिएशन जैसा ही है, लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स के लिए। जैसे आपके पास कोई लाइसेंस है, 3 साल का 5 साल का लाइसेंस, तो लाइसेंस की कॉस्ट कई बार आप एडवांस में पे करते हो, तो वो धीरे धीरे ये हो जाएगा। कोई आपके पास पेटेंट है, कोई कॉपीराइट है, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें अमोर्टाइजेशन में आती है। तो एबिटा में से डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस हो गया, आपको मिला ईबिट। अब ईबिट में से इंटरेस्ट माइनस कर दो, फिर आपको मिलता है ईबिट, ईबीटी, सॉरी ईबीटी या पीबीटी भी बोल सकते हैं आप इसे। पीबीटी यानी अर्निंग मतलब प्रॉफिट ही है, इसे भी आप ईबीआईटी की जगह पीबीआईटी भी बोल सकते हो। और फिर इसमें से हमने टैक्स माइनस किया, तो हमें मिला ईएटी यानी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, जिसे ही पैट कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे ही नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर आई डोंट थिंक कि कंफ्यूज होने की भी ज़रूरत है, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। सो ये जो नेट प्रॉफिट है, ये बड़ी काम की चीज़ है। क्यों काम की चीज़ है? कि आपने कितने रुपए का माल बेचा, और माल बेचने के बाद आखिर में कितने रुपए बचे, राइट? सो दैट इज़ योर नेट प्रॉफिट। नाउ अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नेट प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे बैठते हैं। उनको लगता है कि जो भी है नेट प्रॉफिट, अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट ज़्यादा है तो बस बढ़िया है, और क्या देखना है। लेकिन कई सारे लोग ये भूल जाते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कुछ अजीब तरीके से बनाए जाते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बने हैं, अकाउंटिंग्स के रूल्स आपको नहीं पता है, तो आप यहाँ पर फंस सकते हो। कई सारे लोगों को ये लगता है, लेट से कंपनी का रेवेन्यू है 1000 करोड़ का, 1000 करोड़ का रेवेन्यू है इसमें से सारे एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करने के बाद आखिर में कंपनी के पास 100 करोड़ रुपीस बचे हैं। कितने बचे हैं? 100 करोड़ रुपीस। नाउ ये हो गया कंपनी का नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। अब कई सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें ये लगता है कि ये जो 100 करोड़ है ये नेट प्रॉफिट है और ये बैंक अकाउंट में आया है। ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल हो सकता है कि कंपनी को इसमें से 1 रुपया भी नहीं आया हो, 1 रुपया, लेकिन कंपनी दिखा रही हो भाई 100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। तो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जब एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि कंपनी अच्छी प्रॉफिटेबल है, लेट में इन्वेस्ट इन द कंपनी, और फिर बाद में पता चलता है कि अरे यार कंपनी में कुछ झोल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एंड देन रीज़न जो देखा जाता है वो कॉमनली ये पता चलता है कि यार नेट प्रॉफिट ही कंपनी ने झूठा बताया था। ये इस तरह की केसेस इंडिया में कई सारी चलती है, इसका कोई शॉर्टेज नहीं है। लास्ट टाइम भी मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर बताया था। सो ये कंपनी है मिष्टान फूड्स करके। सो इफ़ यू लुक एट द प्रॉफिट, सो रेवेन्यू कुछ नहीं था इनका, फिर अचानक से बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते भी 1000 करोड़ के ऊपर चला गया। प्रॉफिट भी कुछ नहीं था, 0 से 1 करोड़, 6 करोड़, फिर 300 करोड़ पर चला गया। सो अब हर कोई देख रहा था कि प्रॉफिट इज ग्रोइंग ग्रोइंग ग्रोइंग, वेरी नाइस, एवरीथिंग इज लाइक बढ़िया चल रही है, कंपनी में इन्वेस्ट कर दे। इन्वेस्टर सेक्शन में जाओगे तो आपको पता चलेगा जिस कंपनी में 1 लाख के करीब इन्वेस्टर्स थे, मैं इसको थोड़ा ईयरली बेसिस पर कर लेता हूँ। सो 2020 में कंपनी में मात्र 1700 इन्वेस्टर्स थे। कितने? 1700, 2000 भी नहीं थे पूरे। फिर अगले साल वो हो जाते हैं 3000, फिर अगले साल 16000, 94,000, 3.5 लाख, 4.5 लाख, 4.5 लाख लोग आज इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। 1700 से 4.5 लाख एक बहुत बड़ी जर्नी होती है। किस चीज़ को देखकर? कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखकर, कि भाई प्रॉफिट बहुत बड़ा है। आपको भी अच्छा ही लग रहा होगा कि यार प्रॉफिट बड़ा है, 300 350 करोड़ का, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। क्या हो अगर मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉफिट ही झूठा है? तो दैट इज़ वेयर थिंग्स गेट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और वही चीज़ आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता चलती है। तो नेट प्रॉफिट
आपको सारी चीज़ें बयान नहीं करता, इट कैन बी मैनिपुलेटेड वेरी इजीली। उसको आपको डिकोड करना है कि ये असली है कि नहीं, तो इसके लिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पर जाना पड़ता है और आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखना पड़ता है कि भाई प्रॉफिट तो दिखा दिया आपने 300 करोड़ का, अब ये जो 333 जो भी है, बट वो 333 करोड़ बैंक में आए हैं कि नहीं, कैश फॉर्म में आपके पास आए हैं कि नहीं, दैट इज वेयर थिंग्स गेट वेरी इंटरेस्टिंग। और वो चीज़ हमें पता चलती है यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट से। सो अगर आप इसे सीएफओ बोलते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस भी इसे आप बोल सकते हो, इसे और एक नाम है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैं लिख देता हूँ सारे नाम, मतलब सेम ही है। कैश जनरेटेड, अलग अलग एनुअल रिपोर्ट्स में आपको अलग अलग चीज़ें मिलेगी। फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इसका फुल फॉर्म है, सॉरी शॉर्ट फॉर्म है सीएफओ। अब सीएफओ आप सर्च करोगे तो कई बार आपको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वाला सीएफओ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर अगर कोई सीएफओ बोल रहा है तो आप समझ लेना कि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, भाई कितनी कैश हमने जनरेट की है। नाउ ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने का बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका है। ये अगर आप समझ गए तो आपने आधा कैश फ्लो स्टेटमेंट आप समझ गए हो। तो देखिए ये निकालते कैसे है, ठीक है, अभी हमें उतना अकाउंटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी नॉलेज पर्पज़ के लिए आपको पता होना चाहिए, और अंदर क्या हो रहा है वो भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए कंपनी के अंदर। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट से शुरुआत करनी पड़ती है, और इसीलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको क्विकली बता दिया कि नेट प्रॉफिट कितना है। तो जैसे मिष्टान फूड का है 333 करोड़, तो वो पहले लिख लिया आपने। या फिर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नेट प्रॉफिट, पहली जो एंट्री रहेगी यहाँ पर वो रहेगी नेट प्रॉफिट की, क्योंकि उसी को हमें चेक करना है, क्योंकि उसी को लेकर हमें चेक करना है कि कंपनी के पास कितना कैश आया है। तो जो कंपनी प्रॉफिट बता रही है उसके आसपास का कैश है तो कंपनी बढ़िया है, अगर नहीं है तो आपको सवाल उठाने चाहिए। तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, वो 1,23,162 करोड़ का है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये था 1,06,017 करोड़ का, ठीक है। नाउ लेट्स गेट बैक टू, तो अभी जो नेट प्रॉफिट है ये आपको पता है कि ये पूरी कहानी बयान नहीं कर रहा है, ठीक है। कंपनी ने लेट से कह दिया आपको कि भाई मेरे को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, 100 करोड़ मेरा नेट प्रॉफिट है, लेकिन क्या कंपनी के पास इतनी कैश है? नहीं। हो सकता है हो भी, हो सकता है नहीं भी हो, बिल्कुल भी ना हो, ज़ीरो हो। अब ये कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए आपको कुछ इसमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट्स। अब एडजस्टमेंट्स क्या क्या होती है? तो देखिए कंपनी कई सारे जो एक्सपेंसेस करती है वो प्रॉफिट एंड लॉस में तो दिखाती है एक्सपेंस, लेकिन एक्चुअल में वो होते ही नहीं। जैसे कि आप डिप्रिसिएशन देख लीजिए, ये डिप्रिसिएशन कहाँ पर आता है आपका? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन जो मैंने आपको बताया, तो अब ये तो हम रिलायंस का एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, और उसके बाद मिष्टान फूड का भी ले लेंगे। एक जगह पर मैं मिष्टान भी ऑलरेडी खोल देता हूँ ताकि हमें बाद में टाइम ना ख़राब हो। ये हो गया मिष्टान फूड। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो कंपनी का अगर डेप्रिसिएशन देखें तो ये डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो पिछले साल डेप्रिसिएशन था 57,000 करोड़, जो उसके पिछले साल के कंपेरेटिवली लगभग 4,000 करोड़ से बढ़ा है, ठीक है। नाउ ये जो बढ़ता हुआ डेप्रिसिएशन है, घटता हुआ डेप्रिसिएशन, इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपने दिखा तो दिया, कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपने बनाया, आपने डेप्रिसिएशन दिखा तो दिया, लेकिन क्या इतना कैश सही में कंपनी ने उस साल पे किया है? नहीं। ये जो सामान है, जैसे हमने ये बोर्ड है, तो लेट से अभी 4th ईयर चल रहा है हमारा बोर्ड लेकर, तो इसका एक्सपेंस 4 साल पहले ही हुआ है। हम डिप्रिसिएशन डाल रहे हैं हर साल 50,000, लेकिन जो 2.5 लाख है ऑलरेडी पे हो चुके हैं। तो कई बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये सारी चीज़ें नहीं आएगी, राइट, लेकिन कैश फ्लो में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि हाँ यार आपने 2.5 लाख रुपए ना बोर्ड के लिए पे किए हैं, वो हमें कैश फ्लो में पता चल जाएगा, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो हमें आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपका डिप्रिसिएशन है ये कोई आपका कैश एक्सपेंस नहीं है। तो जो जो आपके एक्सपेंसेस हुए ही नहीं लेकिन फिर भी लिखे गए हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है इसमें, ठीक है। कुछ चीज़ें इसमें ऐड करनी है और कुछ चीज़ें हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐड क्या करेंगे हम? इस जैसे एक्सपेंसेस जो एक्चुअल में हुए ही नहीं है, तो उसमें से एक आ गया डिप्रिसिएशन। और कौन सा हो सकता है इसमें? इंक्रीजिंग डिप्रिसिएशन होता है ये, कि इंक्रीज इन डिप्रिसिएशन, कि कितना डिप्रिसिएशन बढ़ा है यहाँ पर। अब रिलायंस के केस में आप देख सकते हो जो भी प्रॉफिट हुआ है
1,23,000 समथिंग, उसमें तुरंत डिप्रिसिएशन ऐड किया गया। कितना है? 57,000 करोड़ का, क्योंकि वो एक्चुअल में कैश एक्सपेंस है ही नहीं, वो तो दिखा दिया। अब वो दिखाने की वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया था फालतू में, क्योंकि आपने तो माइनस किया था डिप्रिसिएशन को। लेकिन यहाँ पर हमें कैश में चीज़ें पता करनी है, तो जो एक्सपेंस हुआ ही नहीं वो लिखना ही क्यों है? तो कैश फॉर्मेट में वो काउंट नहीं होगा, तो डिप्रिसिएशन आपने तुरंत ऐड कर दिया प्रॉफिट में, तभी आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया। ठीक है, अभी यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। जैसे मैं ऐड करने की बात करूँ तो ये तो हो गया डिप्रिसिएशन जिसे हमने ऐड किया, और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ऐड करनी पड़ेगी, जैसे कि ट्रेड इंक्रीजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, सॉरी ट्रेड पेएबल्स। अब ट्रेड पेएबल मतलब क्या है कि आपको सामने वालों ने माल दे दिया, उसका कैश आपके पास है लेकिन आपने अभी तक दिया नहीं है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट ट्रेड पेएबल इज, कि आपने कैश अभी तक दिया ही नहीं है, तो फिर उसको ट्रेड पेएबल जो अमाउंट है वो भी आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, राइट। इसके अपोजिट इंक्रीजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको माइनस करना पड़ेगा। देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा डिटेल में जाके बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको इसमें से एक दो चीज़ें नहीं भी समझ में आती तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि थोड़ी देर में आपको मैं थोड़ा इसका सार बताने वाला हूँ। ये बस मैं अंदर की प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, तो जितना समझ में आया आप उतना समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आया तो भी डोंट वरी, मैं आपको इसमें कवर कर लूँगा। इंक्रीजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है कि आपने माल तो बेच दिया लेकिन पैसा आया ही नहीं। ठीक है, आपने माल बेच दिया। अब देखिए होता क्या है कि इंडिया में, अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, एक है कैश बेस्ड और दूसरे होते हैं एक्रूअल। कैश बेस्ड में क्या होगा कि जो भी आपका रेवेन्यू आया 100 करोड़ का, ये रेवेन्यू तभी काउंट किया जाएगा जब ये 100 करोड़ बैंक में आए या 100 करोड़ के पैसे आपके पास आए। ठीक है, तो उसके बेसिस पर 100 करोड़ के बेसिस पर आपको 10 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो समझ में आने वाली बात है कि आपके पास पैसा आ गया है। लेकिन जो एक्रूअल सिस्टम है, यहाँ पर क्या होता है कि 100 करोड़ का आपने प्रॉफिट रेवेन्यू बता दिया, लेकिन पैसा ना भी आपके पास बाकी है, तब भी आप इसे रेवेन्यू बोल सकते हो। उसके बेसिस पर नेट प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया, लेकिन कैश तो आपके पास आई नहीं है। तो हो सकता है कि 100 करोड़ भी आपके पास ना आए हो सकता है 10 करोड़ भी नहीं आए हो। तो ऐसे में एक्रूअल सिस्टम में ये क्लैरिटी नहीं है कि पैसा आया कि नहीं आया। और इंडिया में हो या फिर जो भी बड़ी ग्लोबल इकोनॉमीज है, वहाँ पर सब जगह पर एक्रूअल बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है, और इसी की वजह से हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अभी जो आपने रेवेन्यू बताया है उसका पैसा आपके पास आया ही नहीं है। जैसे रिलायंस ने बोला हमको, देखिए समझने वाली बात है कि रिलायंस ने यहाँ पर बोला है कि देखिए हमें 10 लाख करोड़ का रेवेन्यू आया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 10 लाख करोड़ कंपनी के पास आए हो, और इसीलिए फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखना पड़ता है कि भाई आए कि नहीं, चेक तो करने दो। तो अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आता है पढ़ना, तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ये पता करना कि कंपनी सच बोल रही है या फिर झूठ बोल रही है। आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप बस नंबर्स देख के पता कर सकते हो, राइट। तो उसके बेसिस पर 10 लाख करोड़ के रेवेन्यू के बेसिस पर कंपनी ने 95,000 करोड़ का प्रॉफिट भी बता दिया। हो सकता है कि ये पैसा भी कंपनी को आया ही नहीं हो, तो अब ये चेक कैसे करें? तो रिलायंस के केस में हमें ये सारी चीज़ें, कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पर नेट प्रॉफिट में करनी पड़ेगी, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि वेदर दिस नंबर्स आर ट्रू और नॉट। अगर कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल बढ़ा है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या है कि आपने माल तो बेचा, पैसा आना बाकी है, अब पैसा आया ही नहीं है, तो हमें उसे तो नेट प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ आप माइनस कर लेते हो, सब्ट्रैक्ट कर लेते हो। इसी तरह, क्योंकि क्या है कि आपके पास वो पैसा आया ही नहीं है, तो ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या है, आपके पास पैसा आया ही नहीं है। अगर वो कैश आपके पास आई नहीं है तो वो आपको माइनस करनी है, राइट। तो ये हो गया हमारा माइनस। साथ ही तो इस तरह की और भी कई सारी छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स यहाँ पर होती है। ये देखिए आप, कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू होता है नेट प्रॉफिट से, और उसके बाद ये प्लस माइनस जो भी रिसीवेबल्स है, ठीक है, यहाँ पर डिप्रिसिएशन हमारा आ गया, उसके बाद कुछ इंटरेस्ट इनकम और बाकी छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स यहाँ पर होती है। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स के एडजस्टमेंट्स यहाँ पर होती है। ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ पर जो बड़े फिगर्स होते हैं जनरली, वो आपका डिप्रिसिएशन का एक होता है, और एक बड़ा फिगर आपका रिसीवेबल्स का होता है। तो इसीलिए एक सिंपल सी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, रिसीवेबल्स आपको कहाँ पर मिलता है, बैलेंस शीट में। तो सिंपल सी चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि अगर कंपनी ने 100 करोड़ का रेवेन्यू बता दिया है, उसके बेसिस पर 10 करोड़ का प्रॉफिट बता दिया है, एनपी मतलब नेट प्रॉफिट। अब होगा क्या कि अगर कंपनी के रिसीवेबल्स 10 करोड़ से ज़्यादा अगर है,
तो फिर आपको तकलीफ यहाँ पर होना शुरू हो जाएगी मेनली। तो जैसे कि अगर मैं मिष्टान फूड की बात करूँ, सो रिलायंस के केस में अगर देखा जाए तो जो ट्रेड रिसीवेबल्स है कितने हैं, वो 53,000 करोड़ के हैं। और फिर उसके बाद और भी कुछ एडजस्टमेंट्स हो गई वगैरह वगैरह, तो उसके बाद कंपनी का कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा आ गया, 2 लाख करोड़ आ गया। मतलब कंपनी के पास जितना धंधा हो रहा है उससे भी ज़्यादा का कैश आ रहा है। मिष्टान फूड की मैं अगर बात करूँ, सो आई एम क्लिकिंग ऑन मिष्टान फूड। हियर मैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखता हूँ तो 300 करोड़ के नंबर्स हैं। लेकिन जब मैं कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाता हूँ, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर वो एडजस्टमेंट्स दिखाई देंगे आपको। पर इन एडजस्टमेंट्स में सारे नंबर्स तो छोटे हैं, ठीक है, सारे नंबर्स तो छोटे, एक बड़ा नंबर जो है आपका वो है रिसीवेबल्स का। ये बहुत डेंजरस नंबर है, यह आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखना होता है बहुत ध्यान से। मतलब रिसीवेबल्स मतलब माल तो बेचा है, पैसा आया ही नहीं है। तो अगर आप पिछले कुछ सालों के नंबर्स देखेंगे तो 500 करोड़ आए नहीं है कंपनी के 2025 में, उससे पहले 300 करोड़ नहीं आए, 371 करोड़। तो अगर इन नंबर्स को देखें, ठीक है, सो प्रॉफिट आपका 343 करोड़ का है, ठीक है, प्रॉफिट आपका 343 करोड़ का है, 500 करोड़ के आपके रिसीवेबल्स हैं। यहाँ पर प्रॉफिट आपका 333 करोड़ का है, यहाँ पर भी रिसीवेबल्स आपके लगभग उतने ही है, उससे ज़्यादा ही है। तो जब भी कंपनी के रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तब कैश फ्लो में दिक्कत आती है। तो लोगों ने तो यहाँ पर इन्वेस्ट कर लिया मिष्टान फूड में, बट इफ़ यू क्लिक ऑन द कैश फ्लो देन यू गेट टू नो कि भाई यहाँ पर रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपने देखिए ना 349 करोड़ के प्रॉफिट में से 567 करोड़ के रिसीवेबल्स माइनस कर दिए, तो उसके बाद फिर बचा ही क्या है। फिर उसके बाद और भी कुछ एडजस्टमेंट्स है नीचे, एंड देन आपको पता चलता है कि आप कंटिन्यूसली निगेटिव कैश फ्लो में हो, आप पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट ही नहीं कर पा रहे हो। सो दिस इज समथिंग हैपन्स, यू नो। तो बैलेंस शीट में जनरली आपको ये रिसीवेबल्स देखने मिलते हैं अदर एसेट्स में। यहाँ पर आप ट्रेड रिसीवेबल्स देखो तो वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो जो है कैश फ्लो में वो इंक्रीजिंग रिसीवेबल्स होता है कि पिछले साल के कंपेरेटिवली कितने रिसीवेबल्स बढ़ गए। मैं एक बार बता देता हूँ, जो रिसीवेबल्स के जो नंबर है जैसे 567 है, तो पिछले साल के कंपेरेटिवली 500 करोड़ से आपके रिसीवेबल्स बढ़े। अगर आप बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स देखोगे तो वहाँ पर टोटल रिसीवेबल्स आपको दिखते हैं। जैसे कंपनी का रेवेन्यू था 1300 करोड़, 1200 करोड़, 1400 करोड़, इसके आसपास का रेवेन्यू कितना बता रही कंपनी, माल कितने का बेचा, 1200, 1300, 1400 करोड़ का। लेकिन इफ यू गो टू द बैलेंस शीट, इफ यू क्लिक द ट्रेड रिसीवेबल्स, यू गेट टू नो कि 1200 करोड़ में से 1100 करोड़ आए नहीं है, 1400 करोड़ में से 1800 करोड़ तो आए नहीं है। तो 1400 करोड़ में 1800 करोड़ कहाँ हो गए। मतलब जो कंपनी बता रही है वो पैसा कंपनी, मतलब देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग कि कंपनी बता तो रही है कि हमने धंधा किया, लेकिन कुछ नहीं आ रहा है कंपनी के पास, कुछ भी नहीं। एंड ये उसका एक क्रेजी एग्जाम्पल है, क्रेजी एग्जाम्पल है। और बहुत सारे लोगों ने, बेचारे लोग फंस गए इसमें जिन्हें अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ना आता है। तो इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचा देना ताकि सभी को ये पढ़ने आए। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपके क्लास में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाओ ताकि दे आर एबल टू रीड दिस स्टेटमेंट इन अ वेरी ईजी मैनर। तो यहाँ पर कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ते 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 चली गई यहाँ पर 20 रुपीज़ पर 23 तक, एंड देन इट फेल डाउन टू 4.48 रुपीज़, राइट। क्या मिस हो गया सबसे, कैश फ्लो मिस हो गई, कैश फ्लो देखा ही नहीं। एंड कैश फ्लो एक आध साल नेगेटिव हो, एक आध साल कैश प्रॉब्लम हो सकते हैं, कोविड का साल था, बहुत सारी कंपनीज नेगेटिव कैश फ्लो दिखा रही थी, दैट इज़ फाइन। और ठीक है, अच्छी कंपनीज भी एक आध साल खराब हो जाता है, तो दैट इज ऑल्सो अंडरस्टूड। लेकिन अगर आप कंटिन्यू बेसिस पर इस तरह के कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखा रहे हो तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो दैट इज़ व्हाट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज। तो इस तरह से आपको कैश फ्रॉम, तो इसके बाद ये सारी प्लस माइनस एडजस्टमेंट करने के बाद सबसे नीचे आपको जो मिलता है वो मिलता है आपको अपना CFO, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। अभी जो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है, आइडियली ये जो CFO है ये आपके नेट प्रॉफिट जितना होना चाहिए, आइडियली आपके नेट प्रॉफिट जितना होना चाहिए आइडियली। एग्जैक्ट हो गया इसकी गारंटी नहीं है कि एग्जैक्ट सेम ही होगा, बट प्लस माइनस 20-30% होता है, प्लस माइनस 20-30% आगे पीछे है तो चलेगा। जैसे कि कंपनी ने नेट प्रॉफिट बताया 100 करोड़ का, आपका CFO निकल कर आ रहा है 70 करोड़ का, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ फाइन। बट लगातार ऐसा हो रहा है कि 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया, आप चल रहे हो -30 करोड़ में, फिर चल रहे हो -40 करोड़ में, तो आई थिंक दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम जो बहुत सारे लोग मिस आउट करते थे, क्योंकि चांसेस है कि कंपनी ने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिसीवेबल्स बनाए हैं, हो सकता है कि कंपनी ने कुछ माल एक्चुअल में बेचा भी ना। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है CFO का, CFO से हम नेट प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया, ये चीज़ आप बैंक्स और NBFCs पर अप्लाई नहीं कर सकते। यू कांट अप्लाई दिस ऑन बैंक्स और NBFCs,
बैंक्स एंड एनबीएफसीज। एनबीएफसी वाला लोन देने वाली जितनी भी कंपनीज है उन पर आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। वहाँ पर सीएफए सीएफओ देखने का ज़्यादा सेंस नहीं है। क्यों नहीं है, एक बार मैं आपको बता दूं। मैं किसी बैंक का एग्जांपल ले लूँ, जैसे मैं यहाँ पर एक्सिस बैंक का एग्जांपल लेता हूँ। तो एक्सिस बैंक का कैश फ्लो प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे आप तो काफ़ी बड़े बड़े प्रॉफिट्स आपको दिखेंगे, अराउंड 28,000 26,000 करोड़। लेकिन आप कैश फ्लो देखोगे तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, अरे कैश फ्लो तो निगेटिव में आ रहा है बीच बीच में, तो क्या ये बैंक खराब तो नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि बैंक के केस में आपको ये देखना नहीं है, क्योंकि बैंक के केस में जब हम एडजस्टमेंट्स करने जाते हैं तो लोन एडवांसेस और ऑपरेटिंग डिपॉजिट्स को भी हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। तो कई बार ये होता है कि कंपनी ज़्यादा लोन देती है और डिपॉजिट्स कम आते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये नेगेटिव चीज़ है। हो सकता है कंपनी जब ग्रोथ फेज में हो, बहुत अग्रेसिव जा रही हो, तो जो भी डिपॉजिट्स आ रहे हैं उससे ज़्यादा के लोन दे रही हो। इट कुड बी पॉजिटिव थिंग एज वेल। तो इसीलिए फिर कई बार जो कंपनी ने लोन दिए, देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक चीज़ समझ लीजिए, जो चीज़ नेगेटिव है मतलब पैसा कंपनी के बाहर गया, और जो चीज़ पॉजिटिव में मतलब वो पैसा कंपनी के पास आया। तो लोन एडवांसेस काफ़ी ज़्यादा दिए कंपनी ने, तो कई बार डिपॉजिट ज़्यादा आए, उस साल सीएफओ पॉजिटिव है। तो कुछ साल हम देख रहे हैं कि जैसे अभी रिसेंट साल में ही देखेंगे तो लोन एडवांसेस ज़्यादा दिए लेकिन कैश डिपॉजिट बैंक के पास कम आया, तो ऐसे में आप निगेटिव में चले गए। तो इसीलिए अब ये जो जिस साल आप लोन ज़्यादा देंगे एडवांसेस से, एडवांसेस मतलब एफडी वगैरह से पैसा आता है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में पैसा आता है, वो हो गया आपके कैश एडवांसेस कस्टमर से आए हुए। लोन आप देते हो वो पैसा बनाने के लिए। अब बाकी कंपनीज के केस में क्या होता है कि डिपॉजिट तो होता नहीं है कुछ, और लोन एडवांसेस मतलब आप रिलेटेड पार्टी को दे सकते हो, जो उतनी पॉजिटिव चीज़ है नहीं, राइट। तो इसीलिए फिर बैंक के केस में इसे आपको नहीं देखना है, ठीक है। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर प्रीवियस एग्जांपल। तो ये बैंक और एनबीएफसी में क्यों नहीं अप्लाई करते, ये आपका हो गया क्लियर। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर स्टोरी। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो हमारे लिए सीएफओ तो क्लियर हो गया। तो सीएफओ क्लोज टू नेट प्रॉफिट आपका होना चाहिए, ठीक है। और रिलायंस के केस में है कि नहीं, मिष्टान फूड के केस में तो नहीं था। रिलायंस के केस में नेट प्रॉफिट इज अराउंड 95,000 करोड़, जो 95,000 करोड़। बट इफ़ यू लुक एट द कैश फ्लो, ये थोड़ा ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, ज़्यादा चलता है। बहुत ज़्यादा कम है तो तकलीफ है। तो मिष्टान के केस में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कम है, कंसिस्टेंटली कम है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। सो दिस इज डन। सो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और ये उसके कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, पेएबल्स वगैरह वगैरह, टैक्सेशन के। इसमें मेनली आपको रिसीवेबल्स पर ध्यान देना होता है। वहाँ पर अगर गड़बड़ी हो गई तो पूरा कंपनी का सीएफओ यानी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी खराब हो जाती है, राइट। सो रिसीवेबल्स पर आपको ध्यान देना है। रिसीवेबल्स आपको कहाँ पर मिलते हैं, बैलेंस शीट में, अदर एसेट्स में, हमने लास्ट टाइम देखा था, ठीक है, पिछले लेक्चर में, बैलेंस शीट के। नेक्स्ट इज कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये सेम ही चीज़ आपको एनुअल रिपोर्ट में भी मिलती है। तो यहाँ पर रिलायंस की जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वहाँ पर आपने देखा डिप्रिसिएशन देखा, आपने यहाँ पर रिसीवेबल्स देखा, और ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद फिर ये फिर हो गया यहाँ पर ख़त्म। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा आता है वो होता है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों, क्योंकि ये हमारा डन हो गया। अभी हम इसकी बात करें, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जो भी पैसा कंपनी के पास आया है, जो भी सीएफओ कंपनी के पास आया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उसका कंपनी क्या कर रही है, उसे खुद के धंधे में इन्वेस्ट कर रही है या फिर बाहर कुछ कर रही है, वॉट एवर इट इज़। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलती है। जैसे कि अगर रिलायंस के केस में अगर देखो तो देखिए यहाँ पर कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ब्रैकेट मतलब निगेटिव होता है। एनुअल रिपोर्ट में आपको देखिए यहाँ पर स्क्रीनर में तो आपको सीधा प्लस माइनस में आ जाएगा इजीली, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ब्रैकेट मींस निगेटिव। सो यहाँ पर कंपनी ने जो भी खर्चा यहाँ पर किया, एक्सपेंडिचर फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड अदर इंटेंजिबल एसेट्स, वो ब्रैकेट में आता है, मतलब निगेटिव में। तो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी ने की है, कहाँ पर की है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट स्पेक्ट्रम एंड अदर इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल से मतलब कंपनी ने थोड़ा R&D पर खर्चा किया होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। कंपनी ने कुछ कुछ पेटेंट वगैरह कर रही है, उसका रिसर्च चल रहा है, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। सो दिस इज निगेटिव। अब निगेटिव लग के आपको डर लग सकता है कि यार ये तो बड़ी खराब चीज है, जरूरी नहीं, मैं समझाता हूँ आपको। तो देखिए जितनी ज्यादा कंपनी इन्वेस्ट करेगी उतना ज्यादा कंपनी फायदा कमाएगी, सिंपल सी बात है। अब इंडियन कंपनीज ने रिसेंटली क्या किया, बहुत सारे लोग इस पर देखते कि यार ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कंपनी का कैश फ्री कैश फ्लो खराब हो जाता है। व्हाट इज फ्री कैश फ्लो, आई विल एक्सप्लेन इन अ मिनट। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इंडिया में कई सारी ऐसी कंपनीज है, मैं लाइव एग्जांपल के साथ बताता हूँ। आज आईटी सेक्टर की बड़ी खराब हालत है इंडिया में, और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी आप पता कर सकते थे। जैसे अगर टीसीएस की मैं बात करूँ तो पिछले 3-4 सालों में ऑन एन एवरेज 40,000 50,000 करोड़ का आपका सीएफओ है, वेरी स्ट्रॉन्ग सीएफओ, ठीक है। लेकिन क्या कर रही है इस पैसे का टीसीएस, इस पैसे का टीसीएस क्या कर रही है, तो फिक्स एसेट परचेस्ड 4,000 करोड़ के, मतलब टोटल का हार्डली 10% भी नहीं है। फिक्स एसेट सोल्ड, ठीक है, तो वो तो कुछ ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है।
और बाकी भी नंबर्स देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट परचेज, ये छोटी मोटी एफडीज और ये सब करते रहते हैं, तो 1.5 लाख करोड़ डाले, 1.5 लाख करोड़ निकाले, इन्वेस्टमेंट बाय किया फिर सेल किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी कंपनी की ज़्यादा नहीं है, ये चीज़ें हमें देखकर दिख रहा है कि लगभग सिमिलर ही नंबर्स हैं, जितना इन्वेस्टमेंट किया उतना विड्रॉ किया, शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड वगैरह उसमें कंपनीज करती है। और थोड़ा अगर आप मतलब इन पैसों का फिर कंपनी ने किया क्या, फिक्स एसेट्स तो कंपनी ने नहीं खरीदे है कुछ ज़्यादा, जो धंधे में इन्वेस्ट करना था वो भी नहीं किया है। लेकिन अगर आप थोड़ा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएंगे, मैं अलग से आऊँगा इस पर, लेकिन आप इधर देखोगे तो कंपनी ने काफ़ी भारी मात्रा में डिविडेंड पे किया है। तो ये पैसा जो कंपनी ने कमाया है एज अ सीएफओ वो कहाँ पर गया है, वो डिविडेंड में चला गया है कंपनी ने प्रमोटर्स। अब डिविडेंड किसे जाता है, जिसके पास ज़्यादा ओनरशिप उसको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, आम लोगों के लिए नहीं होता है डिविडेंड, डिविडेंड इज फॉर द प्रमोटर्स मेनली, उनको फायदा मिलता है इसका। तो 44 मतलब जितना प्रॉफिट है लगभग सारा का सारा उन्होंने डिविडेंड में डाल दिया। तो टीसीएस की पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स, टाटा ग्रुप की एक बड़ी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी इनकी टाटा सन्स, उसके पास चला गया। देन दे इन्वेस्टेड इनटू अनदर कंपनीज लाइक टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर। लेकिन टीसीएस को उसका कुछ फायदा नहीं मिला, टीसीएस के शेयर होल्डर्स को उसका फायदा नहीं मिला, सारा पैसा टाटा ग्रुप के पास चला गया, उन्होंने अपनी अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन ये पैसा कंपनी की ग्रोथ में इन्वेस्ट नहीं हुआ। वहीं पर अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में ये पैसा देखिए धंधे में इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर फिक्स एसेट लिखा है बस, लेकिन ये पैसा एक्चुअल में सिर्फ फिक्स एसेट्स में नहीं, ये जो भी इन्वेस्टमेंट्स कंपनी कर रही है इंटेंजिबल तरीके से टेंजिबल एसेट्स में, कुछ रिसर्च में वगैरह, वो सारा पैसा यहाँ पर आता है, कंपनी हेवीली इन्वेस्ट कर रही है। इसीलिए यहाँ पर जो भी कंपनी का सीएफओ, उसमें से ज्यादातर पैसा कंपनी का एज एन इन्वेस्टमेंट जा रहा है कंपनी के अंदर। डिविडेंड में कितना जा रहा है, डिविडेंड में कितना जा रहा है, तो डिविडेंड में जा रहा है लेकिन ज्यादा नहीं जा रहा है, 6-7 हज़ार करोड़ जा रहा है, लेकिन मेनली कहाँ पर जा रहा है, मेनली यहाँ पर 1.5 लाख करोड़ रुपए कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। तो ये एक फायदा होता है कंपनी को इन चीजों का। लेकिन कई सारी कंपनीज इंडिया में पर्टिकुलरली आईटी कंपनीज देखे तो सबके आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम दिखेंगे, तो ऐसे में आप कर क्या रहे हो यार, ये एक सवाल बड़ा आता है। तो आप धंधे में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये चीज हमें कहाँ देखने मिलती है, ये चीज हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से पता चलती है कि कंपनी अपने पैसों का क्या कर रही है। कंपनी ने अगर शेयर्स खरीदे हैं, जैसे हम यहाँ पर देखें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो एक्सपेंडिचर फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट उसमें ज्यादा जा रहा है। अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स बेच के जो वापस पैसा आ रहा है वो कम ही रहेगा, ठीक है, अगर जरूरत पड़ी कंपनी को यार अपनी एक फैक्ट्री बेच देते तो वो पैसा आएगा, तो ये मतलब कम ही होना चाहिए आइडियली, ठीक है। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कौन सी इन्वेस्टमेंट्स आपने परचेस की, कौन सी इन्वेस्टमेंट सेल की, इसकी नोट्स भी आपको यहाँ पर नीचे डिटेल में मिल जाती है। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ये जो इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर है परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये आपको सेम चीज बैलेंस शीट में दिख जाती है। वेयर इज अ बैलेंस शीट, ये होती है आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में जाके फाइनेंशियल एसेट्स इन्वेस्टमेंट नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 पर जाएंगे तो आपको ये इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता चलेगा। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है कंपनी की, वो आपको यहाँ पर नोट नंबर 8 पर पता चलेगी, नीचे जाके आप देख सकते हो। पर मतलब समझने वाली बात है कि इन्वेस्टमेंट्स में भी कंपनी कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स ही कर रही है, जितना डाल रही है उतना निकाल रही है, मतलब छोटे मोटे म्यूचुअल फंड में डाल दिया शॉर्ट टर्म के लिए, उस तरह की चीज़ें हो रही है। तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट अर्न, इन्होंने जो भी एफडी में पैसा डाला होगा उसका इंटरेस्ट आ गया इनको छोटा मोटा, कितना आ गया इसका इंटरेस्ट, 13,000 करोड़ 15,000 करोड़, जो भी एफडी वगैरह भी कंपनीज करती है। तो मोटा मोटी जो मेन चीज जो हमें समझ में आई कि कंपनी अपने धंधे में इन्वेस्ट कर रही है, और यही चीज हमें कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पता करनी है। पुराने जमाने में होता था लोग कि भाई डिविडेंड कंपनी में पैसा डालो, लेकिन आज के डेट में अगर आप धंधे में पैसा नहीं डालोगे धंधा डूब जाएगा। टीसीएस के केस में आप देखो, मतलब कंपनीज इन बिग प्रॉब्लम, तो उसे अवॉइड करने का सिंपल सा तरीका है कि मेक श्योर करो कि कंपनी की कैश फ्लो आप प्रॉपरली रीड करो, यहाँ से आपको एक टोटल रियलिटी पता चल जाती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यानी कंपनी, ये जो सीएफओ है, ये जो सीएफओ से आया पैसा है ये कहाँ पर इन्वेस्ट, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर। अगर आप स्क्रीनर पर देखोगे तो इसका शॉर्टर वर्जन आपको मिल जाता है, जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो फिक्स कौन सा एसेट परचेज की, इन्वेस्टमेंट, कंपनी कई बार इन्वेस्टमेंट करती है तो डिविडेंड भी उस पर मिलता है, तो कितना डिविडेंड उन्हें इस पर मिला है, ज्यादा मीनिंगफुल नंबर नहीं है, मीनिंगफुल यहाँ पर ये नंबर है, ठीक है। दिस इज अ वेरी मीनिंगफुल नंबर, वेरी मीनिंगफुल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद जो एक जब समराइज करूंगा मैं वीडियो को, मैं बता दूंगा उसमें से क्या क्या चीजें आपको देखनी है। थर्ड थिंग इज कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कि भाई अभी कंपनी के पास धंधा चलाने के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसा आना है, कहाँ से आ रहा है। सो प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोविंग्स, कंपनी लोन ले रही है, लोन लेके इतना आ रहा है, लेकिन साथ ही कंपनी रिपेमेंट भी कर रही है, जितना लोन ले रही है लगभग रिपेमेंट भी कर रही है, मतलब शॉर्ट टर्म लोन से ही। अभी पिछले साल कंपनी ने 38,000 करोड़ के लोन तो लिए, लेकिन 36,000 करोड़ के चुका भी दिए, तो नेट 2,000 करोड़ का लोन रह गया। उसके पिछले साल कंपनी ने लगभग नेट 19,000 करोड़ का डेट लिया, तो इस तरह से जो डेट है वो रिपेमेंट भी अच्छे से हो रहे हैं। ये मतलब डेट तो ये ट्रांजेक्शन दोनों जितने कम उतना बेटर, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज फेल भी हो जाती है ज़्यादा बोरोइंग की वजह से। और
अब देखिए आप लोन लोगे तो इंटरेस्ट भी देना है, तो आपने कितना इंटरेस्ट दिया है। तो कंपनी काफी बड़े बड़े इंटरेस्ट दे रही है, 40-40 हजार करोड़ के। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता चलती है। कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया अपने शेयर होल्डर्स को, ये आपको पता चलता है यहाँ पर। और फिर बाकी छोटी मोटी चीजें यहाँ पर है। तो रिलायंस के केस में हम देखा जाए तो डेट ज्यादा तो कुछ नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो कम हुआ है, उल्टा नहीं थोड़ा बढ़ा है इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट लगभग कौन सा ईयर है ये, 2019 से लगभग वही है 23,000 करोड़ के आसपास, थोड़ा भी रिसेंट 1-2 ईयर में बढ़ा है। अगर मैं टीसीएस का देख लूँ तो यहाँ पर आपको वो चीज़ नहीं दिखेगी, क्योंकि ये कंपनी लोन लेने पर विश्वास नहीं करती है और उन्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ी लोन लेने की। तो यहाँ पर अगर टीसीएस की मैं बात करूँ तो इन्होंने सारा पैसा डिविडेंड में ही बांटा, बाकी प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं दिया, तो इसमें इनका कुछ नहीं है। मिस्टान फूड्स की अगर देखें तो इन्होंने क्या डाला है यहाँ पर, एक बार मिस्टान फूड का देखते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इन्होंने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, सब 0-0-0 है। तो वही समझ में आ रहा है कि धंधे में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है आपके पास। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या है यहाँ पर, वो भी पूरा 0-0 है। कुछ शेयर्स बेच के इन्होंने कुछ पैसा रेज किया है पिछले कुछ टाइम में, लोगों को मूर्ख बना के, पागल बना के, एंड लोन वगैरह इन्होंने पिछले साल 12 करोड़ का लिया है। वो सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो। तो फॉर एनी कंपनी यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स। रिलायंस की केस में जैसे आपको थोड़ा डिटेल व्यू चाहिए तो उसके लिए आपको एनुअल रिपोर्ट में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि अगर आपने कंपनी भी शेयर्स बेच के भी पैसा उठा सकते हैं। कंपनी के पास 2 तरीके पैसा उठाने के, शेयर बेचकर पैसा उठाओ, लोन लेके पैसा उठाओ, और अपने प्रॉफिट से बिजनेस बढ़ाओ, 2-3 तरीके। तो कंपनी का मेन फोकस मेरे हिसाब से प्रॉफिट बढ़ाकर बिजनेस ग्रो करने में है। अगर उसके बावजूद भी कंपनी को पैसा लगता है तो मुझे लगता है डेट और इक्विटी का कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पोर्शन आपको लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया, क्योंकि मैंने देखा है हिस्टोरिकली बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि अभी ये कंपनी है बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स की फेवरेट बनी है, वोडाफोन आइडिया। अगर आप इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ और रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, इसमें इनके लगभग हर साल 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार करोड़ रुपए जा रहे हैं जस्ट टू रिपे द लोन्स, क्योंकि इतने सारे लोन इन्होंने उठा के रखे। तो एक्चुअली जब भी आप कोई भी धंधा चलाओ, कोई भी बिजनेस चलाओ, तो आपको दोनों का एक बैलेंस रखना जरूरी है कि आपका मेन फोकस होना चाहिए प्रॉफिट से बढ़ो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आप स्ट्रांग रखो, ठीक है। अब यहाँ पर एक फ्री कैश फ्लो का कंसेप्ट बाकी वो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर डेट और इक्विटी दोनों का अच्छा मिक्सचर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डेट हो गया तो वो काफ़ी तकलीफ हो जाती है, बहुत सारी कंपनी उसकी वजह से फेल हो जाती है। तो आइडियली क्या है, कंपनी का सीएफओ स्ट्रांग होना चाहिए प्रॉफिट जितना। फिर दिस इज नंबर 1 स्टेप, #1। नंबर 2 क्या है, सीएफओ को यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, यानी कि आपकी जो ये जो एक्टिविटीज़ है फॉर एनी कंपनी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिक्स एसेट परचेज, जिसे आप रिलायंस ने यहाँ पर बताया है कि एक्सपेंडिचर फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और एनुअल रिपोर्ट में इसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड अदर इंटेंजिबल एसेट्स लिखते हैं। ये जितना ज़्यादा हो उतना बढ़िया। अब यहाँ पर एक और रूल आता है, एक कई सारी कंपनीज आपको फ्री कैश फ्लो निकालने बोलती है। वो अगेन कोई ज़्यादा मीनिंगफुल नंबर नहीं है। फ्री कैश फ्लो मतलब सारे बिजनेस में री करने के बाद भी आपके पास कितना पैसा बचा है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है आपका सीएफओ माइनस इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड अदर इंटेंजिबल एसेट्स। अब बेसिकली धंधे में कितना इन्वेस्ट किया है, ये सीएफओ से आप माइनस करोगे तो आपको एफसीएफ मिलता है, फ्री कैश फ्लो। जैसे ये रेडीमेड आपको इस पर मिल जाता है, जैसे आप रिलायंस का देखेंगे ये आपको रेडीमेड मिल जाता है स्क्रीनर पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज स्क्रीनर मैंने क्लिक कर लिया। सो फ्री कैश फ्लो इज नेगेटिव, मोस्टली नेगेटिव। पिछले कुछ 1-2 सालों में ये पॉजिटिव हुआ है, बट मोस्टली नेगेटिव है। तो अभी देखिए एक वैल्यूएशन की मेथड है जिसका नाम है डीसीएफ। उस डीसीएफ में आपका एफसीएफ पॉजिटिव होना चाहिए, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ही आप कंपनी का वैल्यूएशन निकाल पाओगे। लेकिन कई बार कंपनी करती क्या है कि अपना लेट से 100 करोड़ का प्रॉफिट आ गया, सीएफओ आ गया, 100 करोड़ का सीएफओ है, इसमें से 90 करोड़ रुपीस कंपनी ने धंधे में इन्वेस्ट कर लिया, इन्वेस्टमेंट इन पीपी एंड अदर इंटेंजिबल एसेट्स, बचे 10 करोड़ रुपए। तो फ्री कैश फ्लो 10 करोड़ ही रहेगा, और 10 करोड़ के बेसिस पर ही फिर आपको कंपनी का वैल्यूएशन निकालना है। तो वो काफी गलत डायरेक्शन हो जाती है, वेरी रॉन्ग डायरेक्शन इन दैट केस। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अगर कंपनी फिर धंधे में इन्वेस्ट ही नहीं करेगी तो फिर आपका एफसीएफ बढ़ेगा, तो लेकिन ऐसा एफसीएफ फ्री कैश फ्लो बढ़ के फायदा भी क्या है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ पर फोकस करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर सीएफए स्ट्रांग है और कंपनी धंधे में इन्वेस्ट कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको फ्री कैश फ्लो की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर टीसीएस जैसी कंपनी थी जिसकी फ्री कैश फ्लो बहुत अच्छी दिखेगी क्योंकि धंधे में इन्वेस्ट ही नहीं कर रही है, आप देखिए इसका कैश फ्लो एंड द फ्री कैश फ्लो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, 41-44 कर क्या रही है फ्री कैश फ्लो का, भाई डिविडेंड दे दो और क्या। तो धंधे में उल्टा इन्वेस्ट करो। तो आई थिंक इस फॉर्मूला को थोड़ा वर्क अपॉन करने की जरूरत है आज के डेट में फ्री कैश फ्लो वाले को, दैट इज व्हाट आई पर्सनली फील।
And so I think that is all for now today. So I hope this concept of cash flow statement is very simple, very easy. सबको क्लियर हो गया होगा कि हमें यहाँ पर देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बहुत सारी चीजें होती है. अब आपको कुछ एकदम अकाउंटिंग में नहीं जाना है कि ये कैसा है क्या है, आपको बस ये देखना है कि इसे रीड कैसे करना है. और रीडिंग के लिए मैंने बताया कि वॉट जो नेट प्रॉफिट है और आपका आखिर में आया हुआ CFO है, ये आसपास होनी चाहिए तो मजा है, नहीं तो नहीं है. और इसको खराब करने वाली जो सबसे बड़ी चीज है वो आपके रिसीवेबल्स है. ठीक है, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, ये चीज ही उसे खराब कर सकते हैं और कुछ. तो उस पर आपका ध्यान होना चाहिए जो आपको बैलेंस शीट में मिलते हैं. तो ये दो चीजें देखेंगे तो आपका CFO आपका क्लियर हो जाता है. उसके बाद उस CFO का कंपनी कर क्या रही है, धंधे में इन्वेस्ट कर रही है तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वो आपको पता चल जाएगा. और फिर इन्वेस्टिंग करने के बाद फिर धंधा चलाने के लिए कंपनी किस तरह से फाइनेंसिंग कर रही है, लोन कितने ले रही है या फिर कितने शेयर्स बेचकर कंपनी पैसा उठा रही है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में मिलती है. सो दिस इज ऑल. सो आई होप कि जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर ये सारी चीजें कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके लिए एकदम आप भली भांति उसे समझ लेंगे, पूरी तरह से आप उसे जान लोगे. तो वो प्रॉमिस मैंने पूरा कर लिया है. तो वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. और इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं जिसमें मैं आगे या तो फाइनेंशियल रेशियोज को कवर करूंगा या फिर कोई और चीज को कवर करूंगा. अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके आप बताइए अगर आप चाहते हो इस सीरीज को कंटिन्यू करें और क्या कवर करना है. जिस कमेंट को ज्यादा लाइक्स आएंगे वो मैं कवर करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा. तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. और जब भी मैं MBA में था मैं एक चीज बताना भूल गया कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो बहुत टफ लग रहा था. ठीक है, लेकिन जब मैंने इसको, क्योंकि मुझे बहुत पहले से लगता था कि मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मैं इंजीनियरिंग टाइम से कर रहा था, बस कैश फ्लो में ही मुझे तकलीफ थी, बाकी तो सब पढ़ते आ रहा था मुझे. लेकिन जब कॉलेज में पढ़ा तो इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मेथड और पता नहीं पूरे कैलकुलेशंस ये वो और एवरीथिंग वेंट ओवर द रूफ. फिर मैंने देखा कि इसको थोड़ा डिटेल में जाते हैं. देन आई रेड मल्टीपल बुक्स एंड फिर धीरे धीरे फिर मैंने लॉजिकली सोचा, फिर देखा तो मैंने सोचा यार ये तो इससे सिंपल तो कुछ है ही नहीं. बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में नहीं सिखाया जाता सिंपल तरीके से. इंडिया में ऐसा है कि इंडिया में क्या दुनिया भर में जितना चीज़ कॉम्प्लेक्स करके दिखाओगे उतनी उस चीज़ की वैल्यू बढ़ती है कि यार. तो इसीलिए सोचा मैंने कि इसको एकदम आसान भाषा में आपको बता दो ताकि कोई डाउट ही आपके दिमाग में ना रहे. तो किस तरह से इसे रीड करना है, किस तरह से एनालाइज करना है, क्लियर है. अब बस आप ढूंढो कौन कौन सी कंपनीज फंसा रही है लोगों को, कौन कौन सी कंपनी झोलझाल कर रही है. आपको पिक्चर क्लियर है. मिस्टान फूड अगली कौन सी है ये आप देख सकते हो. तो ऐसी बहुत सारी ढेरों सारी कंपनीज मार्केट में है, उससे आप अभी बच सकते हो. बाकी इस चैनल के आप सब्सक्राइबर हो, आगे भी आपको चीजें यहाँ से इसी तरह से नॉलेज में देता रहूंगा और आपके साथ बना रहूंगा. और जो भी आपके डाउट्स है 2 नंबर से मैंने दिए हैं, यू कैन आस्क देयर कभी भी. मतलब ऐसा नहीं कि आज ही नंबर सेव कर लो, कभी भी कुछ डाउट है मार्केट रिलेटेड यू कैन आस्क देम. आवर टीम इज देयर टू हेल्प यू एंड आपकी मदद करने के लिए. और जाते जाते एक फाइनल रिमाइंडर कि जो हमारा इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट है उसे भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हो. नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है. काफी अच्छे फीडबैक्स हमें आते हैं और हमारी जो टीचिंग मेथड है उसकी काफी सराहना होती है मार्केट में. तो उसे भी आप जरूर चेकआउट कीजिए. चाहे आपको खुद के लिए सीखना है या फिर करियर बनाना है, दोनों चीजें यहाँ पर आपकी हो जाएगी. तो दैट्स ऑल फॉर नाउ. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. सी यू.